नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने फ्यूचर एकेडमी हैदराबाद में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बहुत दिनों के बाद अपने इस संस्था में फिर से हम लोग अपने इस परिवार में जुड़ गए हैं। और हम लोग दोस्तों चाहेंगे कि आप लोगों के साथ साथ जो है जितने भी लोग आवेंगे, आपके दोस्त हैं, परिवार है, सबको इसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि जो लोग दोस्तों अभी जो यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी 2025 का है ना, यूपीएससी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो है वो बहुत ही अहम पार्ट होती है हमारे जो एक होती है जिनको कहते हैं सीसैट। है ना, ये सीसैट टॉपिक जो दोस्तों हम लोगों का प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। क्योंकि अगर जब तक हमारा जो है प्रीलिम्स हम लोग देते हैं दोस्तों, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देते हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहले पॉइंट होती है कि हम लोगों को इसको पहले क्वालिफाई करना अति आवश्यक होता है। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर के हमारा पेपर 1 का चांस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं, परंतु कुछ ऐसा धमाकेदार को लेकर के आए हुए, ताकि जो भी लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ना होने वाला है। क्योंकि ज़्यादा दिन तो अभी अब नहीं है। आज हमारा जो है आज 15 मई हो चुका है और अगले 25 मई को इसी 25 मई को जो हमारे एग्जाम है प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का, है ना, प्रीलिम्स परीक्षा का एग्जाम है। तो दोस्तों, अब जो है ये हमारे पास मात्र जो है 10 दिन ना होकर के ये नहीं है, वो मात्र सिर्फ 9 डेज का है। 9 डेज में हम लोग को ये प्रयास करना है, हम ये चाहेंगे कि आप लोग जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस बनना चाहते हैं, वे लोग कम से कम इसको ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को बहुत बड़ा भूमिका, चाहे जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, अगर जो भी आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उसमें से अगर आप इस चीज़ को अगर क्वालिफाई नहीं करते हो, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ कोई काम आपको नहीं आने वाला। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जब तक हम इन लोगों को इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा कॉपी, हम लोगों का कॉपी जो है चेक नहीं होगा। अगर कॉपी चेक होगा ही नहीं, आपको उसी प्रकार से उसको रद्दी में कर पूरे एकदम फेंक दिया जाएगा, तो फिर आपको इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वह उद्देश्य आपको पूरा होने वाला में से नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जरा सा ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा पैदरा हम लोग नहीं देंगे, ज़्यादा हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और काम करना ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग जरा सा समझते हैं कि हमारा जो यूपीएससी का सीसैट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस टाइप से हम लोग कौन से चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सीसैट में हम लोगों का जो हम लोग शायद आप लोग जान रहे होंगे, सीसैट के लिए हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना बहुत अति आवश्यक चीज़ें हैं। सीसैट जो है दोस्तों, ये आप लोगों को एग्जाम होने वाला है 25 मई को, जो कि आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 में से ये हमारा पेपर 2 है ना, ये हमारा पेपर 2 है। बट क्या है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं होता है। मात्र हम लोगों को इसमें पासिंग मार्क्स और लाना होता है, जो कि 33 मार्क्स का होता है। 33% हम लोग को लाना है। अगर इतना ला लिए हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, और क्वालिफाई करने के बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अगला हमारा कॉपी चेक होगा। अगर इतना भी अगर नहीं ला पाते तो हमारा कॉपी चेक नहीं होगा, आगे का वहीं से हमारा कॉपी को रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब जैसे समझते हैं सीसैट में कितने क्वेश्चन आते हैं। हम लोग को हमारा जो है हम लोगों को सीसैट में हम लोगों को 80 क्वेश्चन नजर आएंगे, है ना, 80 क्वेश्चन नजर आएंगे, जिसमें से जो कि टोटल मार्क्स जो है जिसमें जो होगा 200 नंबर का, अर्थात एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा। अर्थात इसमें अगर हम लोग जो प्रयास करेंगे कि अगर हम लोग 30 क्वेश्चन भी अगर सही बना लेते तो हमारा सीसैट का जो है क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, हमारा 30 क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेते तो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि हमारा जो 30 क्वेश्चन में 75 मार्क्स आ रहे हैं, कितना 75। हम लोग को लाना कितना 36% में से 200 का मात्र 66 मार्क्स। ठीक है, अब ये हम लोग को लाना मात्र 66 और हम लोग को आ जाएगा 75, तो इसमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होने वाला है।
अब जो है हम लोग बहुत ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा मत दिमाग लगा लीजिएगा, सिरसठ जो अभी पढ़ रहे हैं तो इतने ज़्यादा मत सोच लीजिएगा 80 क्वेश्चन है तो हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन इस टाइप से टोटल हम लोग इतना बना के लाएंगे। बना के लाइएगा, आपको ही नुकसान है, आपको को घाटा होने वाला। चूंकि दोस्तों ये हमारा आपको अगर पूरा का पूरा 80 का 80 बना दीजिएगा, 100 में से ये 200 में से 200 नंबर लाएगा, कोई फायदा का नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ये वो जो है आपका टाइम ऑफ वेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों हमारा हमने क्या कहा, सिर्फ हम लोग को क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ज्यादा मार्क्स की आवश्यकता नहीं, ज्यादा मार्क्स की आवश्यकता नहीं है हमको। ये जो है ना हमको मैथ लिस्ट में काम देगा ना कुछ नहीं देगा, सिर्फ क्वालिफाई कराएगा ताकि अगला कॉपी हमारा चेक हो जाए। इसलिए दोस्तों हम लोग चाहेंगे 33% लाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना होगा। 60 में ज्यादा तो नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ना अति आवश्यक होती है। तो चलिए जरा सा हम लोग जानते हैं अब इसके आगे कि आगे की टॉपिक हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। शिक्षा में जो दोस्तों हम लोगों को ज्यादा 3 टॉपिक पढ़ना अति आवश्यक होता है। पहला होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दूसरा होता है आपको रीजनिंग, तीसरा आपको टॉपिक पढ़ना होगा मैथ। ये जो मैथ आपको पढ़ना होगा, ये जो मैथ आपको 10th लेवल का या इसे हाईएस्ट मतलब आपको जो एग्जाम में 10th लेवल का या इससे हल्का सा अपर क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा शिक्षा के मैथ में, है ना। तो अब हम लोग को जानना ये है कि अब 10th लेवल के एग्जाम में पूछेगा तो कौन कौन सी चीज पूछेगा। तो दोस्तों ज्यादा नॉर्मल हमने क्या कहा, ज्यादा हाई फाई इसमें पूछा नहीं जाता है। हम लोग को आईएएस और आईपीएस पर बनने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा चीज बनने वाले नहीं। हम लोग को अकाउंट मैनेजर में बनना है, बहुत ज्यादा मैथ होना चाहिए। लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि जब कहीं भी किसी प्रकार से अगर कुछ है तो कैलकुलेशन अपने आप में होना चाहिए। ये नहीं मतलब क्या है तो हम लोग को जानते नहीं है, अगर बता दिया जाए कि बाबू 5000 का 2% कितना होगा बताइए, तो अब उसमें भी आपको पीए को बोलिए बताइए बाबू 5000 का 2% कितना होता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके वजह से जो हमारे शिक्षक के लिए पेपर को रखा गया है ताकि कहीं जो हमारा आईएएस और आईपीएस जो है अगले का उसको सहारा लेना पड़े, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली जानना, ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग जरा से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अच्छे से मैथ को स्टार्ट करेंगे और मैथ को स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे अगर आप लोग को अगर इच्छा होगी, आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो आपको रीजनिंग को भी करवाया जाएगा और साथ में कॉम्प्रिहेंशन को भी करवाया जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ भूमिका इसमें आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंशन का दोस्तों, जिसको हम लोग 10th के एग्जाम में 12th के एग्जाम आपको दिए होंगे तो हम लोग वहाँ पे देखे होंगे गद्यांश के नाम से जानते हैं ना। तो वही गद्यांश जिस प्रकार से आता है, कुछ टॉपिक को दे दिया जाएगा, किसी प्रकार से कुछ कहानी को दे दिया जाता है, पढ़िए और उसके संबंधित क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। और दोस्तों आज तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग फिर कल फिर से अगले वाले आवेंगे क्लास में, उस टाइम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जरा हम लोग जानते हैं मैथ के बारे में। मैथ का कौन सा चैप्टर है जो कि हम लोग को सबसे नॉर्मली चीज को जानकारी में रखना ही चाहिए, है ना। तो चलिए जरा हम लोग आते हैं अपने मुद्दे। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाला है यहाँ पे मैथ 10th। इसमें से मैथ में से हम लोगों को जो चैप्टर होगा दोस्तों, एक जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेड, है ना। तो ये सारी चीजें टॉपिक जो है कुछ नल तथा टंकी, तो 7 से 8 चैप्टर हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें से हम लोग को सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों एक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, है ना, जिसको साझेदारी कहते हैं, साझेदारी, प्रॉफिट लॉस हो गया, नहीं सॉरी परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, साझेदारी हो गया, टाइम एंड वर्क,
नाव और ट्रेन के बारे में। ये टॉपिक हम लोग को अति आवश्यक पढ़ना है। और एक और इसमें है दोस्तों हमारा एक छोटी सी एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक, जो कि हम लोग हर बच्चा जानता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो अब इसको सीख लीजिए, क्योंकि सीसैट में आने वाला क्वेश्चन बहुत अहम भूमिका निभाती है ना। तो इन सारी चीज के आज हम बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर होती क्या है। सबसे पहले आप अगर यूपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर जिस भी टॉपिक का लोग पढ़ते हैं, इस टॉपिक का जो है तोड़ निचोड़ होना अति आवश्यक है। उसका मतलब क्या होता है, कहते किसको हैं हम लोग। जैसे हमने कह दिया माइक, और जैसे इसी का एक छोटी सी कहानी हमने बता दिया नंबर सिस्टम। कहने के लिए है छोटी सी, लेकिन सबसे बड़ा धमाका इसी का होता है मैथ। अगर नंबर को मालूम है तभी मैथ बनेगा, नंबर मालूम है ही नहीं तो मैथ कहाँ बनेगा, है ना। अब जो ये नंबर सिस्टम ये जो है हमारा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है संख्या पता। अब ये संख्या कहते किसको, इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। संख्या कहते किसको है, अरे संख्या में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी इसके और सारे। तो जैसे होता है कि हमारे यहाँ मेरे दादाजी थे, दादाजी के हमारे 3 पुत्र हुए। उन 3 पुत्र उनके अब एक तरह से समझिए मेरे दादाजी के मतलब हमारे पिता जो हुए। अब वे लोग 3 भाई, उन तीनों में से कई सारे अब उसमें उनमें से भाई बहन सब हम लोग हैं। तो उसी टाइप से जो है अगर मैथ में से हमारा नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ टहनियाँ तो जरूर निकली होंगी। एक पेड़ का तो अगर एक टहनी निकलता तो वहीं तो नहीं रहता, और सारे उसके साथ में टहनियाँ निकलती है। तो नंबर सिस्टम का जो है हमारे पास क्या है कि नंबर सिस्टम का भी हमारे पास टॉपिक है। इसमें से हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति क्या है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग ये संख्या कहते किसको है। संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 0, 1, 2 मतलब किसी भी चीज को, किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु को गणने में जिस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। हमने क्या कहा कि जिस भी संख्या को, किसी भी स्थान को, वस्तु को, जिस चीज को भी गणने के लिए हम लोग जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 संख्या 10 अंक से ही मिलकर के, संख्या नहीं बोलेंगे इसको, 10 अंक से मिलकर के हम लोगों ने टोटल जितनी भी संख्याएं हम लोग को लिखना होता है ये 10 अंक को मिला करके हम लोग को लिखना पड़ता है। यही 10 अंक जो है हमारा पूरा का पूरा मैथ को संभाल के रखा है। तो इसमें से भी बहुत सारी चीजें। अब हम लोग जरा सा आते हैं, ये संख्या तो समझ में आ गई, संख्या कहते हैं किसको। अब होता है इसमें हम लोग को पार्ट एक हमारा होता है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। दोस्तों इस चीज को जरा सा हर एक चीज को आप समझते जाइएगा। आपको वहां पे किस टाइप से इस क्वेश्चन को पूछता है वो भी लास्ट में हम लोग जरा सा प्रयास कर लेंगे, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसको भी पढ़ेंगे, है ना। तो जरा से जो हम टॉपिक अभी बता रहे हैं उन टॉपिक को जरा से समझिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को भी पढ़ना है और आपको उन सारे क्वेश्चन को जवाब देना है। जब देगा आप हमको जो है कमेंट में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संख्या किसको बोल रहे हैं समझ में आ गया। अगला है हमारा पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है, सॉरी पूर्ण संख्या से पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। कहां से, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते। अनंत तक में डॉट 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 अनंत तक जा रही हो उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है, क्या, पूर्ण संख्या मतलब पूरा हुआ वो संख्या। ये हमारा जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण संख्या में जो पूरा हुआ वो संख्या, पूरा हुआ संख्या जैसे वो वैसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से, 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है। कहां से, अनंत तक जाती है, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पहला हमने देखा प्राकृत संख्या, पहला हमने देखा संख्या किसको कहते हैं, दूसरा देखा प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तीसरा देखा हमने पूर्ण संख्या किसको कहते हैं।
अब जरा से हम लोग आते हैं आगे की। आगे होता है कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। एक और हमारे यहाँ पे होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव की ओर, है ना, पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाती हैं। पॉजिटिव की ओर अनंत की ओर भी अनंत तक जाती है और नेगेटिव की ओर भी अनंत तक जाती हैं। डॉट डॉट डॉट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट का हमने देखा, जरा सा आप लोग जरा सा ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? आइए हम लोग जरा सा समझते हैं कि भाज्य संख्या किसको, सॉरी, सम संख्या किसको कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा सम संख्या पॉइंट, अगला पॉइंट है सम संख्या किसको कहते हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं जो दो के टेबल से, मतलब दो के पहाड़े से जो संख्याएं कट जाती है, दो के टेबल पहाड़े से जो संख्या कट जाती है उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि, है ना। अर्थात जो एक के बाद संख्या जो आती है, विषम को छोड़ करके जो भी आती है उन सारे को हम लोग सम संख्या कहते हैं। ये सारी संख्या देखिए हम लोग हमारा जो दो से विभाजित हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वैसी संख्याएं होती है जो दो से विभाज्य ना हो। क्या? जो विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाज्य ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। ओके, तो समझ में आई 5-6 टॉपिक हमारे को, 6 टॉप पॉइंट। संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? और सम संख्या किसे कहते हैं? और यहाँ पे विषम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, इतना अगर समझ में आ गई होगी तो चलिए हम लोग जरा सा आगे की ओर चलते हैं। अगला टॉप पॉइंट कि ये भाज्य संख्याएं क्या होती है। अभी जो हमारे लफ्ज से एक बार इसके पहले शुरू में ही निकल चुका था, ये भाज्य संख्या है। तो मन में आप लोगों को खटक गया होगा कि क्या बात है, भाज्य संख्याएं का नाम लिए तुरंत आगे फिर सम संख्या और भाज्य संख्या को नहीं बताया। तो आइए हमारा अब टाइम आया है भाज्य संख्याएं को समझने का। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो वैसी संख्याएं जो स्वयं से, है ना, स्वयं से, ठीक है, और एक से और किसी और किसी अन्य अंक से भी कटे, अन्य अंक से भी विभाजित हो तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे हम लोग बात को समझते हैं कि हमारा क्या बोला, हमारा भाज्य संख्या है वैसी संख्या है जो स्वयं खुद से कटे, एक से भी कटे और किसी अन्य अंक से भी कटे, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास आ गया यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10 etc। अब बोलिएगा सर ये सारा कैसे? तो देखिए ये हमारा 4 क्या है, स्वयं से 4 से तो कट रहा है, एक से भी कट रहा है और साथ में 2 से भी कट रहा है, मतलब 1, 2 और 4 से कट रहा है। 6 में भी अगर देखेंगे 1 से, 6 से, 2 से और 3 से कट रहा है। 8 को अगर देखेंगे 8 को तो 1 से 2 से ये भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। अर्थात स्वयं से और एक से कटने के अलावा किसी अन्य से भी जो संख्याएं कटती है उसी को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं।
चलिए अब जरा से हम लोग आते हैं यहाँ पे अगला कि सर भाज्य है तो फिर अभाज्य भी तो होता होगा। आइए हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से और एक से विभाज्य हो, एक से विभाज्य हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से और एक से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जो है आगे एक और होता है वास्तविक संख्या, ऐसा अभाज्य संख्या है। ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है, अभी हमारा जो हमारा नॉर्मली जो रहा वो हमने बता दिया। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं भी हमारे यही चीज जो वास्तविक हमारा संख्या है, हमारा वास्तविक संख्याएं जो एक तरह से हमारा नंबर सिस्टम, सॉरी वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो हमारा, अच्छा परिमेय और अपरिमेय नहीं बताया उसको भी समझ लेते हैं। अब अगला एक हमारा जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p बाय q अर्थात p अपन q के रूप में जिसे लिखा जा सके, अर्थात q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब q जो है यहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अंक दूसरा होना चाहिए 0 को छोड़ करके। हाँ, तो अगर p बाय q के रूप में जिसको अगर जिस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, जिस अंक को लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आप परिमेय संख्या इसी को समझते हैं। आप परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसा हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जो जितने भी संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जितनी भी संख्या आने वाले जितनी भी संख्याएं आती है, उन सारी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर किन्हीं को डॉट होगा तो कमेंट करके जरूर आप लोग जरूर से जरूर बता दीजिएगा। ओके, चलिए अब जरा से हम लोग समझते हैं आगे की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसा हम लोग अगला पॉइंट को अब आगे समझते हैं। फिर भाज्य संख्याएं सब देख लिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी चीज देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है जैसा समझते हैं वो आगे भिन्न क्या होती है, क्योंकि हमारा ये भिन्न जो फ्रैक्शन जो बताने वाले हैं, चीज को जरूर से आप लोग जरा सा याद रखिएगा। फ्रैक्शन जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं किसको? अब ये फ्रैक्शन का भी दो रूप होता है, अर्थात फ्रैक्शन की बेटा ये बाप है, अवरुद्ध को छोटा छोटा बेटा है। अब ये फ्रैक्शन कहते हैं किसको? ये चीज को समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब हो गया जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सके, वही हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग p बाय q के रूप में लिख सके, उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। आगे है, अब हम लोग जरा समझते कि सर कि ये इसका दो बेटा और इसका दो बेटा का बात किए, दो पुत्र के बारे में बात किए हैं हम, तो इस कहते किसको है, कौन कौन सा है, कौन कौन है इसका बेटा? तो चलिए जरा सा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि इनका बेटा कौन कौन सा है। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि भीन का जो है दो बेटा, पहला उचित भीन, दूसरा अनुचित भीन।
अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं और अनुचित भिन्न किसको कहते हैं? उचित भिन्न जैसे कि हम लोग यहाँ पे भिन्न का मतलब समझिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में जिस संख्या को लिखा जाता है, अंश और हर के रूप में जिस संख्या को लिखा जाता है उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अंश और हर अर्थात ऊपर में लिखी गई संख्या को हम लोग जैसे यहाँ पे 3/5 लिख दिए, तो ऊपर में जो संख्या लिखा गया उसी को हम लोग अंश कहते हैं, और जो नीचे में लिखा गया उसी को हम लोग हर कहते हैं। अब जो है अंश और हर में जिस संख्या को लिखा जाता है उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अगला है यहाँ पे उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न वैसे भिन्न होती है जब जो हर से क्या है, हर से अंश छोटा होता है। हर से अंश अगर छोटा होता है तो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। जरा सा लिख लीजिएगा, अंश जो है अंश हर से छोटा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न अंश हर से छोटा हो तो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो ले लेते हैं, जैसे 3/5 से हमने कहाँ ले लिया, उसी टाइप से 4/10 का भी ले सकते हैं, उसी टाइप से 3/7 हमारा हो गया। मतलब क्या होगा? अंश अंश क्या है? हर से छोटा है। अंश क्या है? हर से छोटा है। अब जो है अगला यहाँ पे अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न के बारे में हम लोग समझिए तो ये इसी का ठीक उल्टा, जैसे अंश जो है अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो तो उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। अंश हर से बड़ा हो तो उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे अगर इसी को